साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th to M.Com CA CSCMA एंड BBA का सपना साकार। Yes, welcome to all again in KKCA Commerce Academy. KKCA Commerce Academy के अंदर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मेरी आवाज़ म्यूट हो गई थी एक्चुअली, ऑलरेडी सिर्फ एक्शन आपको दिख रहा होगा, लेकिन इट्स ओके, टेक्निकल प्रॉब्लम इज ऑलवेज देयर। तो यस, तो अभी आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि लास्ट टाइम हमने जो किया है टोटल स्टडी इस वीडियो के माध्यम से, इसके पहले जो वीडियो आया था उसने आपने देखा होगा कि उसके अंदर मैंने पूरा टॉपिक जो है थ्योरेटिकल वो कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है वो लास्ट में रह गई थी। तो हम लोगों ने अभी वो भी चीज़ें कवर करनी और उसके आगे का भी जो टॉपिक है वो देखना है। तो जितना जो कुछ भी हुआ है अब तक उतना उसका एक छोटा सा रिकैप हम लोग ले लेंगे और उसके आगे हम लोग आगे सोचेंगे क्या आता है क्या नहीं। ओके, तो वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट अ मिनट। ओके, तो सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? आई थिंक सो, राइट। तो अभी हम लोगों ने इंडेक्स नंबर क्या होता है वो हमने देखा था लास्ट टाइम। इंडेक्स नंबर जो होता है वो है आपका एक एवरेज ऑफ ऑल द थिंग्स। हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन भी लिखवाई थी, व्हाट इज मीन बाय इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर जो है हमारा, वो इंडेक्स नंबर एक्चुअली एक पूरा कंस्ट्रक्शन जो हम लोग करते हैं इंडेक्स नंबर का, वो कोई भी एक डोमेन चूज करने के बाद में एक एवरेज लेते हैं। हमेशा किसी चीज़ का एक एवरेज लेना, इट इज़ काइंड ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर ये एक ऐसा नंबर होता है जैसे डेजिग्नेटेड टू मेजर द एवरेज चेंज इन द वैल्यूज ऑफ द ग्रुप ऑफ द रिलेटेड वेरिएबल। तो मैंने लास्ट टाइम वो फ्रेज एक्चुअली आपको एक्सप्लेन की थी, व्हाट इज मीन बाय द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल ओवर द डिफरेंट सिचुएशंस। तो मैंने बात की थी पिछले वाले एक पीरियड की और करंट पीरियड की। एक बेस पीरियड होता है, एक करंट पीरियड होता है। बेस पीरियड ऑलवेज कहाँ पे होगा, पुराना कौन सा पीरियड होगा, और जो करंट पीरियड होगा वो अभी का आज का जो चल रहा है, दैट इज द करंट पीरियड। ओके, तो दिस इज द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। मैंने ये बोला था कि आप एक्चुअली इसको खा जाओ पी जाओ, पढ़ के एकदम से उसको कभी भी पूछे तो एज इट इज आनी चाहिए, ऐसा करो। नहीं तो उसका सेंस समझ लो और अपने वर्ड्स में अगर आप लोग कहीं पे बोल सकते लिख सकते तो इट्स वेरी ओके, नो प्रॉब्लम। एज इट इज वर्ड आने चाहिए, ऐसा नहीं। दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल ओवर द डिफरेंट सिचुएशंस। ये चीज आपको बस आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, यस, मेरी आवाज़ सबको आ रही है अभी? रिप्लाई करिए आपको कमेंट बॉक्स में, ताकि फिर आई थिंक सो मेरी आवाज़ अभी आ रही होगी। ओके, 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 ठीक है। जब तक कमेंट आएगी तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। इज देयर एन ऑडियो प्रॉब्लम राइट नाउ, कि अभी पर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस, ठीक है।
तो अभी हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। व्हाट इज द प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे आपका इंडेक्स नंबर बनाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे सबसे पहले होता है पर्पज़। कोई भी इंडेक्स नंबर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए आपका पर्पज़ क्या है, आप किस पर्पज़ के लिए वो चीज़ करना चाहते हो। जो पर्पज़ है वो पर्पज़ शुड बी वेरी क्लियर। ओके, पर्पज़ अगर आपका क्लियर है तभी आप इंडेक्स नंबर बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें पर्पज़ क्लियर नहीं है तो हम लोग किस कमोडिटीज़ को चुने और किस कमोडिटी को नहीं ले, ये हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कमोडिटीज़ चूज करने के लिए हमारा पर्पज़ शुड बी वेरी वेरी क्लियर। देन नेक्स्ट हमारा जो था वो था सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सी कमोडिटीज़ को लेना चाहिए और कौन सी कमोडिटी नहीं लेनी चाहिए, वो हमको समझना है। ओके, तो हमें सिलेक्ट करते वक्त कौन सी कमोडिटीज़ को चुनना है, कौन से नहीं, वो मैंने एक एग्जांपल दिया था। अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकाल रहे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालने के लिए किस कमोडिटीज़ को लेना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सपोज एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसके ऊपर किन किन चीज़ों का असर होता है, उन्हीं चीज़ों को हम लोग इसमें कंसिडर करना चाहिए। जिन चीज़ों का असर नहीं होता है उन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे डेली लाइफ में एक कॉमन, अगर हम लोग चर्चा करें एक कॉमन परिवार की, उस कॉमन परिवार में हम लोग अगर रोज जो भी कंज्यूम करते हैं कंज्यूमेबल्स लाइक शुगर है, टी है या दाल चावल है, जो भी है हमारी, उसकी अगर रेट्स कम ज़्यादा होते हैं तो हमारे जीवन के ऊपर असर हो सकता है। लेकिन अगर समझो कि कुछ ऐसी चीज़ें है कि जिसका कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं मेरी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल के रेट्स बढ़ गए अचानक से या डाउन भी हो गए और मैं मोबाइल यूज़ ही नहीं करता हूँ, तो मुझे क्या लेना देना है, वो कमोडिटीज़ मेरे कॉस्ट ऑफ लिविंग में नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल कल को अगर ऐसा हो गया कि ऑडी के रेट्स कम ज़्यादा हो रहे हैं, कोई गाड़ी है बड़ी सी मर्सिडीज़, उसके रेट्स कम ज़्यादा हो रहे, 2-3 लाख से बढ़ चुकी है, 2-3 लाख सस्ते हो गए, मुझे लेनी नहीं है, मैं चलाता नहीं हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं उस केस में, मेरी सिंपल एक 2 व्हीलर है, उसके अंदर मुझे पेट्रोल भरना है। तो हाँ, तो पेट्रोल के रेट्स अगर कम ज़्यादा होते हैं तो वो चीज़ अगर मेरे ऊपर ये करेगी, असर करेगी, वरना वो कुछ मैटर नहीं करता कि क्या है क्या नहीं है। ओके, तो ये सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस केस। नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन कैसा होना चाहिए? यस, डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी वेज होती है। एक रैंडम वेरिएबल होता है, रैंडमली हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या कुछ सोच के हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि हमें यही से करना है, या ऑथराइज वे, अनऑथराइज वे, गवर्नमेंट साइट्स होती है, मैगजीन्स होती है, अलग अलग न्यूज़पेपर होते हैं, अलग अलग सर्वेज होते हैं। तो किन को हमें प्रेफर करना है डेटा कलेक्ट करते वक्त, किसको ऑथराइज मानना है, किसको नहीं करना है। डेटा कलेक्ट करने का काम हमें खुद करना चाहिए या किसी और पार्टी से करवा लेना चाहिए, जिसे हम लोग थर्ड पार्टी कहते हैं। तो थर्ड पार्टी से वो डेटा कलेक्शन का काम करना है कि हमें खुद करना है। खुद करना है तो प्राइमरी डेटा तैयार होगा, अगर किसी और से ले लिया तो सेकेंडरी डेटा तैयार होगा। तो डेटा कलेक्ट करने की कौन सी मेथड, और वो भी यूनिवर्सल होनी चाहिए, वरना इंडेक्स नंबर आपका बिगड़ जाएगा, जो आना चाहिए था वो इंडेक्स नंबर नहीं आएगा। इस तरीके से आपको हमेशा वो देखते रहना चाहिए। ठीक है, अभी भी अगर किसी को ऑडियो प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। आई डोंट थिंक दैट कि कोई अभी प्रॉब्लम है ऑडियो का प्रॉब्लम आई थिंक सो सॉर्ट आउट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चॉइस ऑफ बेस पीरियड। चॉइस ऑफ बेस पीरियड के अंदर क्या चॉइसेस होनी चाहिए, बेस पीरियड कौन सा होना चाहिए, तो हमने चर्चा की थी। एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है एबनॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर मतलब जिस ईयर के अंदर कोई वॉर नहीं है, फेमेन नहीं है, पेंडेमिक नहीं, कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल जैसे एक ईयर होता है, ऐसे ईयर को हम लोग बोलते हैं ओके। ओके, तो जैसे नॉर्मल ईयर होता है उसी नॉर्मल ईयर को हमको चूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि जैसे 2020 एंड 2021 को हम लोग नॉर्मल ईयर नहीं कह सकते, तब कोरोना का समय चल रहा था, सारी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी थी, सारी व्यवस्थाएं बंद थी। तो बंद होने के बारे में, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर आपकी बंद है तो आपकी किसी भी देश की या किसी भी चीज़ की इकोनॉमी स्मूथली फ्लो नहीं करेगी, तो वो उस पर्टिकुलर ईयर को हम लोग बेस ईयर नहीं ले सकते।
जहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी बहुत ही स्मूथली चलती है, उसी ईयर को हम लोग ले सकते हैं एज अ बेस पीरियड, उसको ही हमें चुनना चाहिए। ठीक है, और बहुत दूर का नहीं होना चाहिए वगैरह, हमने वो चेक किया था चॉइस ऑफ बेस पीरियड कैसे कैसे होते हैं। द बेस पीरियड शुड बी नॉर्मल ईयर, द बेस पीरियड शुड बी नॉट टू डिस्टेंस। नॉर्मल ईयर का मैंने बता दिया, नॉट टू डिस्टेंस मतलब बहुत दूर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों का अगर गैप रहा तो चॉइस ऑफ पीपल, टेस्ट ऑफ पीपल विल चेंज, क्योंकि 10-15 सालों में लोगों की जितनी भी चॉइसेस होती है या जो भी उसकी क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो जो उसको खाने पीने का हैबिट होता है, कपड़ों का हैबिट रहता है, रहने सहने का, लिविंग स्टाइल का जो भी हैबिट होता है, वो सारा हैबिट चेंज हो जाता है 10-15 सालों के अंदर। इसलिए नॉट टू डिस्टेंस, पास का होना चाहिए 5-6 साल के पीछे। द बेस पीरियड शुड नॉट बी टू स्मॉल और टू लार्ज। मैंने अभी अभी बताया, टू स्मॉल लेंगे तो क्या होगा, आपको वेरिएशंस नहीं दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि पिछले साल भी वही रीडिंग है, आज भी वही रीडिंग है। टू लार्ज लिया तो ऐसा लगेगा कि वो रीडिंग बहुत ही अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए नॉट टू लार्ज, नॉट टू स्मॉल। समटाइम द बेस ईयर इज टेकन एज एवरेज ऑफ मेनी ईयर्स। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जब हम लोग लिंक रिलेटिव्स या चेन रिलेटिव्स जब देखेंगे तो बताएंगे हम लोग कि एवरेज ईयर कैसे लिया जाता है और एवरेज ईयर लेने का मतलब क्या है इस केस में। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ एवरेजेस। आपको पता होगा पूरे मैथ्स एंड स्टैट्स के अंदर अगर हम लोग पूरा घूम ले तो जनरली 3 तरह के हमें एवरेजेस निकालने के तरीके आते हैं। मतलब जो सुना है उन नामों में से मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। आपने मीन तो सुना होगा, सिंपल एवरेज को हम लोग बोलते हैं मीन। कभी कभी बोलते हैं हम लोग एक होता है मोड और एक होता है मीडियन। तो मुझे क्या लेना चाहिए, मीन लेना है, मोड लेना है कि मीडियन लेना है, दैट इज डिपेंड ऑन द पर्पस। इंडेक्स नंबर का पर्पस क्या है, आप कमोडिटी कितने एक्सटेंट पे लेना चाहते हो, दैट विल डिपेंड कि आपको कौन सी एवरेज लेनी चाहिए, मीन लेना चाहिए, मोड लेना चाहिए कि मीडियन लेना चाहिए। उस तरह से वो डिसाइड किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि मुझे जो लगा वो ले लिया कैसे भी रैंडमली, तो आपका इंडेक्स नंबर भी रैंडम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में भी मीन में जब हम लोग सोचते हैं तब मीन भी बहुत प्रकार के हैं। सिंपल मीन तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन उसी के साथ में अगर हम लोग और सोचें इन डिटेल में तो आपको पता होगा कि एपी होता है अर्थमेटिक, और जैसे जीपी होता है, और एक होता है आपका एचपी। तीनों में मीन है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होता है अर्थमेटिक मीन जो हम लोग नॉर्मली निकालते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, उसका भी एक फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x1 इंटू x2। एंड देन HP जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है उसका भी एक मीन निकाला जाता है, उसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। मतलब मीन के भी खुद अपने 3 टाइप्स हैं, और मीन, मोड, मीडियन ये तीनों अलग अलग है। इन शॉर्ट हम मीन निकालना चाहते हैं, हमें मीन निकालना है लेकिन किस तरह से निकालना है, या मोड निकालना है तो किस तरह से निकालना है, मीडियन लेना है तो क्यों लेना है, दैट एवरेज टाइप मस्ट बी नोन। वो एवरेज हमें पता होना चाहिए, तो उसका सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम मैंने इधर तक हम लोग पहुंचे थे आई थिंक सो कि सिलेक्शन ऑफ वेट क्या होता है। सिलेक्शन ऑफ वेट, यस, सिलेक्शन ऑफ वेट। सिलेक्शन ऑफ वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। वेट का मतलब होता है इस केस में इंपॉर्टेंस, हमें किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अभी सपोज मेरे साथ अभी 2-4 एक्टिविटी है, मुझे घूमने जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पिक्चर देखने जाना है, या मुझे खेलना है, जो भी है, मुझे खाना भी खाना है। इतनी एक्टिविटीज में से मैं किस एक्टिविटी को सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज वेट। तो वो होता है सिलेक्शन ऑफ वेट। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की अगर बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर हम लोगों को क्या सबसे पहले सोचना चाहिए, किस चीज़ का ज़्यादा वेट लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि शुगर को ज़्यादा वेट दे, शक्कर को मतलब शुगर, देन दाल को ज़्यादा दे या राइस को ज़्यादा दे। मतलब सीरियल्स में अगर जाएंगे हम लोग तो सीरियल्स को, दाल को ज़्यादा दे, राइस को दे, या फिर शुगर का दे। तो इनमें से जो ज़्यादा कंज्यूम होता है क्वांटिटी वाइज उसको हम लोग देंगे वेट ज़्यादा, मतलब उसका इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में ज़्यादा है। स्टेप बाय स्टेप, फिर जिसका कम होगा थोड़ा सा उसको कम वेट देंगे। वेट देना मतलब हमें देना है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, हमें बोला जाता है कि इसको 1 वेट दो, इसको 2 वेट दो, तो दैट इज वेटेड क्वांटिटी। नॉन वेटेड क्वांटिटी आर
इम्पोर्टेंट लेस मीन्स सबका इंपॉर्टेंस सेम है उसके अंदर, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सबकी प्रायोरिटी सेम होगी। लेकिन जब हम लोग वेट की बात करते हैं, वेटेड क्वांटिटी की, तो उसके अंदर हम लोग यही सोचते हैं कि हमें कितना इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। ठीक है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ वेट, तो दैट विल डिपेंड ऑन द प्रायोरिटी। तो सिलेक्शन ऑफ वेट करते वक्त हम लोग दो तरह के सिलेक्शन करते हैं एक्चुअली, एक होता है क्वांटिटी एक वेट और एक होता है वैल्यू वेट। यहाँ से आगे हम लोगों को अभी इसकी चर्चा करनी है, कैसे करना है कैसे नहीं वो देखेंगे। सबसे पहले एप्रोप्रिएट वेट देना चाहिए, किसी भी सिंपल एवरेज हम लोग निकाल रहे जब इंडेक्स नंबर, तब एप्रोप्रिएट जो वेट है वो उसको जाना ही चाहिए। अभी वेट क्यों देते हैं हम लोग, या वेट का इंपॉर्टेंस क्या है? वेट इज गिविंग ड्यू टू प्रॉपर इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी का इंपॉर्टेंस हमें कैलकुलेशन में लेना होता है, इसलिए हम लोग वेट असाइन करा जाता है। इफ वेट्स आर नॉट अटैच तो क्या हो जाएगा, ऑल कमोडिटीज रिगार्डेड इक्वली इंपॉर्टेंट, उसको सबको सेम सेम समझा जाएगा। और अगर सबको सेम सेम समझा जाएगा तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पहले नहीं ली जाएगी, मतलब उसको शायद ऐसा हो सकता है कि वो लास्ट में आएगी या फर्स्ट में आएगी, उसको जो प्रॉपरली मिलना चाहिए एक हायरार्की, वो हायरार्की उसकी मेंटेन नहीं होगी। अभी फॉर एग्जांपल कोविड का समय है, कोविड के समय में बोला था लॉकडाउन है, किसी को बाहर नहीं निकलना है, लेकिन तब भी एक वेट दिया गया था कि हाँ ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के लिए आप बाहर जा सकते हो। मतलब उन्होंने क्या दिया, इस एक्टिविटी के बाद इस एक्टिविटी को जा सकते हो, इस एक्टिविटी के बाद इस एक्टिविटी, ऐसे नहीं किया कि सारी एक्टिविटीज को अलाउड कर दो, या एक्टिविटीज का एक हायरार्की भी बनाया कि पहले इतना लॉकडाउन के लिए हाँ इतने तक आप एक्टिविटी कर सकते इतने समय के लिए, उसके बाद फिर इतने समय के लिए, या फिर इस एक्टिविटी के लिए। मतलब क्या बोला, एज पर द इम्पोर्टेंस, एज पर द प्रायोरिटी उन्होंने क्या दिया, एक वेट असाइन कर दिया। ओके, तो ऐसा रखा नहीं कि सारी एक्टिविटीज ही सेम है, सारी एक्टिविटीज कभी सेम नहीं हो सकती, कोई एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, कोई एक्टिविटी नहीं भी है। तो चेंज इन प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज विल हैव डिफरेंट इन्फ्लुएंस ऑन एवरेजेस, वेट्स आर एसेंशियल। चेंज होना, किसी भी कमोडिटीज का प्राइस ऊपर नीचे होना, ये मैटर करता है अलग अलग लोगों के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर का रेट ज़्यादा हो रहा है, शक्कर का रेट इधर उधर हो रहा है, टी का हो रहा है, या सिंपल आप मसालों का ले लो, मसालों के रेट बदल रहे हैं, सब्जी मंडी में सब्जी मंडी के रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं अलग अलग सब्जियों के। हाँ, तो इसका असर डायरेक्टली हो जाएगा किसके ऊपर, एक कॉमन पीपल के ऊपर, कॉमन फैमिली में जो रहता है। जो अमीर लोग हैं, जो मुंबई के बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रह रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, 10 की सब्जी 20 को भी होगी, 20 की अगर 30 को भी हो गई तो भी उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब उसमें वो इसेंशियल पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ये एक सामान्य लोगों के लिए बनता है, इट इज फॉर कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल के केस में हमें वो वेट देना चाहिए, जिस चीज का इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में है उस प्रायोरिटी को हमें वेट देना चाहिए। इट इज इसेंशियल टू नोट डाउन दिस थिंग। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सॉल्ट एंड व्हीट, तो सॉल्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट देन व्हीट, इसलिए सॉल्ट को वेट ज्यादा दिया जाएगा व्हीट के कंपेयर में, क्योंकि बिना सॉल्ट के एक सब्जी नहीं बनेगी। बिना व्हीट के लगे तो हम लोग रह लेंगे एक आधा साल, लेकिन जरूरी नहीं है कि व्हीट को उतना ही इंपॉर्टेंस दे जितना कि सॉल्ट को है। सो दिस इज द थिंग। दो चीजें होती है, क्वांटिटी वेट एक है और एक है वैल्यू वेट। व्हाट इज द क्वांटिटी वेट एंड व्हाट इज द वैल्यू वेट? क्वांटिटी से समझ में आता है आपको, अमाउंट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस और एक्सपोर्टेड इज टेकन एज अ वेट। आप कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो, आप कितनी क्वांटिटी को ये कर रहे हो, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, ये चीज जानना, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी वेट। व्हाट इज वैल्यू वेट? वैल्यू वेट इज वेरी वेरी इजी। वैल्यू मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, प्राइस इज इक्वल्स टू वैल्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। यस, V इज इक्वल्स टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो P इंटू क्यू। ओके, V इज इक्वल्स टू P इंटू क्यू। ये जो चीज है ये हमेशा ध्यान में रखनी है कि वैल्यू वेट देते समय इट इज रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी, एंड क्वांटिटी वेट देते समय इट इज रिलेटेड टू प्योरली क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा अलग अलग जैसे आएगा वैसे हम लोग देते जाएंगे। समझो मुझे मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, अलग अलग 4-5 क्वांटिटी है, अलग अलग उनका एक वेट दिया है। समझो 5 क्वांटिटी है, 5 अलग अलग वेट दिए मुझे।
तो मैं कैसे निकालूंगा, एक्स बार का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। इस अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, W1 X1 मतलब वेट 1 एंड क्वांटिटी, W1 मतलब वेट 1 एंड X1 मतलब क्वांटिटी, जो भी कमोडिटी उसको, देन W2 X2 प्लस W3 X3, ऐसे करते करते जाएंगे कहाँ तक, W5 X5 तक। ठीक है, ऐड करना है और डिवाइड बाय क्या करना है, W1 प्लस W2 प्लस डॉट 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 W5 तक। इसका मतलब सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो समेशन ऑफ W इंटू एक्स अपॉन आ जाएगा समेशन ऑफ W। सिंपल, समेशन ऑफ W इंटू एक्स इज इक्वल अपॉन क्या आएगा, समेशन ऑफ W। ये लेना मतलब ही क्या होता है, वेट को असाइन करना या वेट को लेना। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि हाउ टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स एंड हाउ टू प्रोसीड। नेक्स्ट चीज जो है हमको जो पढ़नी इसके अंदर वो होती है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर जो है वो कैसे लेना है कैसे नहीं, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में प्राइस इंडेक्स नंबर होता है और दूसरा होता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब कैसा कि जो प्राइस से रिलेटेड है, और क्वांटिटी मतलब कैसा, जो क्वांटिटी से रिलेटेड है। देख पा रहे होंगे मैंने सिंबल भी एडजस्ट किए उसी तरह से, दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी। आप लगे तो लिख सकते हो व्हाट इज द प्राइस एंड व्हाट इज द क्वांटिटी। ठीक है, आप जब ये कर रहे हो नोट्स अगर बना रहे हो रनिंग नोट्स, तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, नंबर 1 प्राइस इंडेक्स नंबर, नंबर 2 क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर always shown by P, quantity index number always shown by capital Q. Okay, very easy. Price index number always shown by P and quantity index number is always shown by Q. ठीक है, okay. Then yes, note down. Yes. तो अभी इसके बाद में हम लोगों को ये आना चाहिए कि अगर प्राइस इंडेक्स नंबर P है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर Q है, तो कैसे इसके आगे इसके सब टाइप्स कैसे होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। सपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के अंदर अगर हम लोग सोचेंगे तो कैसे आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के अंदर हम लोगों को इतने सारे अलग 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 क्वांटिटीज पढ़ने हैं। व्हाट इज दैट, ये देखो सिंपल है, दिस इज P0। एक्चुअली वो टाइपिंग के थोड़े अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन ये P और सफिक्स में उसके बाजू में नहीं है, उसके नीचे है P0। P0 मतलब 0 का मतलब होता है बेस ईयर और 1 का मतलब होता है करंट ईयर। जहाँ जहाँ 0 दिख रहा है वो सारा बेस ईयर का खेल है, जहाँ जहाँ पे 1 दिख रहा है वो सारा करंट ईयर का खेल है। सिंपल, ओके। तो जितने जितने जगह पे आपको 0 दिख रहा होगा वो सारा बेस ईयर है, जहाँ जहाँ पे आपको 1 दिख रहा होगा दैट इज करंट ईयर है। ठीक है, तो आप लोग P0 मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ करंट ईयर, देखो P1 लिखा है। Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफ द इन द बेस ईयर, Q1 मतलब क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इन करंट ईयर। 1 जहाँ होगा, ये देखो 1 है तो फिर क्या है, करंट है, और बेस कब है, जब जहाँ पे क्या है 0। P यूज किया तो प्राइस प्राइस, Q यूज किया तो क्वांटिटी क्वांटिटी। अब P01 क्या लिखा है, P01, 0 और 1 दोनों भी साथ में, तो हमेशा कैसे बोलना है इसको, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर, करंट पीरियड 1 विथ बेस, ये है विथ बेस पीरियड 0, विथ बेस पीरियड 0। मतलब क्या, आज का निकाल रहे 2022 का निकाल रहे, लेकिन बेस पीरियड पकड़ा है 2020 को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आज का प्राइस इंडेक्स नंबर, लेकिन बेस पीरियड क्या पकड़ा 2020 को। आज का जो चीज़ निकल, करंट ईयर हमेशा आज का ही होता है, जो भी है आपका करंट चीज़, वो समझो मैं 1995 को करंट ईयर मान लेता हूँ, तो ऑफकोर्स मेरा बेस ईयर उसके पीछे चला जाएगा, 1992 चला जाएगा। दैट इज वाई हम लोग बोलेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 1995 विथ रिस्पेक्ट टू 1992, दैट इज माई बेस पीरियड। सेम क्वांटिटी का 01 बोला है, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर पीरियड 1 विथ बेस पीरियड 0, लाइक दिस थिंग। ओके, तो दो टाइप के इंडेक्स नंबर आप हमेशा ध्यान में रखिए, एग्रीगेटिव होता है और एक होता है एवरेज प्राइस रिलेटिव। एग्रीगेटिव कैसे होता है, उसके सब टाइप्स कैसे है, वो हम लोग इन डिटेल में देखेंगे।
एवरेज प्राइस रिलेटिव्स भी कैसे होते हैं कैसे नहीं, वो भी हम लोग इन डिटेल में देखेंगे। आपको सिर्फ ये जो सिंबल्स है वो लिख लेने हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में आप लोग टैली करने की कोशिश करिए। और ये जो चीज़ है बाकी टाइप और सब सिस्टम वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ केस। तो दिस इज़ द थ्योरी, और इसके आगे हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स में भी एंटर कर रहे हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग्स। हम लोग और कोशिश करेंगे आपको और कंसिस्टेंसी के साथ सारा सब कुछ प्रोवाइड करने की। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th to MCOM CA CSCMA and BBA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।